बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। ये 2015 में अमेंड हो चुका है, कुछ इसके सेक्शन अमेंड किए गए हैं और पंजाब के हवाले से अब ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेरे ख्याल में 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काफ़ी सारे जो फेडरल लॉज थे उनको अमेंड करने का इख्तियार प्रोविंसेस को भी दे दिया गया है कि अगर वो प्रोविंसेस की हद तक वो अमेंड करना चाहते हैं तो उनको अमेंड कर सकते हैं। जैसे CRPC है, CPC है, कोर्ट फीस एक्ट है, लिमिटेशन है, इसी तरह ये फैमिली कोर्ट एक्ट है और वो वेपन वाला जो है वो भी अमेंड हुआ था। आर्म्स ऑर्डिनेंस वो पंजाब ने अमेंड किया था अपने तौर पर। इसी तरह और भी जो प्रोविंसेस हैं सिंध, बलूचिस्तान, KP के, वो भी फेडरल स्टैचूट जो हैं अब अमेंड कर सकते हैं अपने प्रोविंशियल एप्लीकेशन की हद तक। फेडरल की हद तक तो वो ओरिजिनल रहेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट किए हुए हैं, लेकिन प्रोविंशियल एप्लीकेशन की हद तक उनको अमेंड किया जा सकता है। ये भी उसी में से एक है। वैसे शुरू में ये पाकिस्तान के हवाले से फेडरल स्टैचूट था द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और उस वक्त ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होते थे। 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हुआ है तो पहले ये टोटल जो प्रोविंस एक था उस पर वेस्ट पाकिस्तान की ज़्यादातर लेजिस्लेशन होती थी। यही तो पहले ये वेस्ट पाकिस्तान पे था के लिए था, अब ये सिर्फ पंजाब के लिए 2015 के बाद जो है ये अमेंड कर दिया गया है। ये 18 मार्च 2015 में ये अमेंड हुआ है जो नोटिफाई हुआ है गज़ट में। अच्छा, कोई भी जो लॉ होता है वो पहले असम्बली में उसमें बिल आता है। एक बिल जो है वो उस पर बहस होती है और बहस के बाद वो असम्बली जो है वो अगर तो वो ऑर्डिनरी लॉ है यानी कि पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है तो वो जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। मिसाल के तौर पर टोटल मेंबर अगर हैं 400 तो उसमें से 200 से ज़्यादा 201 भी हैं तो वो पास हो जाएगा। वन हाफ होना ज़रूरी आता है कम अज़ कम। और दूसरा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर 400 हैं तो 400 में से 2/3 जो होगी वो 300 के करीब होगी। यस, इसी तरह 100 हैं तो 100 में 67 होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं इसका उन्होंने 2015 में नाम दे दिया द पंजाब मुस्लिम फैमिली लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015, एन ऑर्डिनेंस टू गिव इफेक्ट टू सर्टन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। ये शादी और जो फैमिली लॉज हैं, फैमिली को उर्दू में आइली कहते हैं, एन अलिफ आइली, आइली कवानीन। Whereas it is expedient to give effect to certain recommendations of the Commission on Marriage and Family Laws, now therefore in pursuance of the proclamation of the 7th day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following ordinance। शुरू में ये ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस को ही फिर वो कंटिन्यू रखा गया है, यानी कि असम्बली ने वही उसी तरह ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू रखा और उसको अप्रूव कर दिया, एक्ट नहीं बनाया। तो ये ऑर्डिनेंस ही चला आ रहा है। ये 7 अक्टूबर 1958 में ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था। ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने की दो तरीक़ेकार हैं। एक तो जो है प्रोविंशियल सतह पर अगर जारी करना है ऑर्डिनेंस तो वो गवर्नर जारी करता है जब सूबाई असम्बली जो है वो सेशन में ना हो, यानी कि उसका इजलास ना हो रहा हो, उस वक्त ये गवर्नर जारी करता है। अगर कोई प्रोविंशियल लॉ बनाना है तो, अगर कोई फेडरल लॉ बनाना है तो वो प्रेसिडेंट जारी करता है ऑर्डिनेंस। गवर्नर जो ऑर्डिनेंस जारी करता है उसकी जो मियाद होती है वो 3 माह होती है। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है उसकी मियाद 4 माह होती है, 120 डेज़, और दूसरा 90 डेज़। उसके बाद वो इलैप्स हो जाते हैं अगर उसमें एक्सटेंशन ना की गई हो तो। अब ये जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किया था 1958 में, उसके बाद फिर इसको जो है असम्बली ने पास कर दिया होगा, इसलिए ये चल रहा है, अदरवाइज़ ये इलैप्स हो गया होता।
अब ये 58 में ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, जबकि ये नाफिज हुआ है, लागू हुआ है 2 मार्च 1961 को। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। हर जो भी एक्ट बनेगा उसका जो शॉर्ट टाइटल होता है और कहाँ तक वो नाफिज अमल होता है, उसका एक्सटेंट, एप्लीकेशन और उसकी इन्फोर्स कमेंसमेंट कि वो कब जो है वो उस पर अमल दरामद शुरू होगा। The ordinance may be called the Muslim Family Laws Ordinance 1961। नाम इसका वही बरकरार रखा गया है। 2 जो है इसका सब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 जो है इसमें अमेंडमेंट की गई है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ दी पंजाब। अब यहाँ पे पहले पाकिस्तान था, उसको दी पंजाब कर दिया है। एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वेन एवर दे मे बी। पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स पे ये एप्लीकेबल है और ये जो एप्लीकेबल होगा अब 2015 के बाद ये पंजाब की हद तक होगा। पंजाब ने अपनी हद तक इसमें अमेंडमेंट की है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि ये फ़ौरन जो है नाफिजुल अमल होगा। डेफिनेशन इसकी हैं, आम तौर पर हर एक्ट में देखा गया है कि उसका सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन सेक्शन होता है और सेक्शन 1 जो होता है वो टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट का होता है। डेफिनेशन, आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होती है? आर्बिट्रेशन काउंसिल मींस ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरमैन। एक ऐसी ये बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन होता है एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज टू ए मैटर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जो भी मैटर उनके पास आया हुआ है आर्बिट्रेशन काउंसिल के लिए, उनका एक नुमाइंदा होगा। मिसाल के तौर पर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनका कोई इशू है तो उसमें एक तो वो चेयरमैन हो गया आर्बिट्रेशन काउंसिल का और दूसरा एक नुमाइंदा जो है वो हस्बैंड की तरफ से होगा, एक नुमाइंदा होगा वाइफ की तरफ से। तो ये 3 लोग हो गए, ये 3 लोग मिल के आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाते हैं। उनको, ये 3 लोगों को आर्बिट्रेशन काउंसिल कहा जाएगा। And in case any party fails to nominate a representative within the prescribed time, अगर दिए गए वक्त में कोई भी पार्टी जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव देने में नाकाम रहती है तो फिर क्या होगा? द बॉडी फॉर्म्ड विदाउट सच रिप्रेजेंटेटिव शैल बी द आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो उस रिप्रेजेंटेटिव के अलावा बाकी 2 लोग बच जाएंगे। वो 2 लोग जो होंगे उनको आर्बिट्रेशन काउंसिल कहा जाएगा। यानी कि एक तो चेयरमैन हो गया और दूसरा जो एक पार्टी ने दिया है। अगर दोनों ने नहीं दिया तो फिर अकेला ही जो चेयरमैन है वही आर्बिट्रेशन काउंसिल होगा। ये एक क्लास आर्बिट्रेशन काउंसिल की बड़ी सिंपल और सीधी सी डेफिनेशन है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल एक चेयरमैन, एक नुमाइंदा बीबी का, एक खामंद का। अगर वो नहीं करते टाइम लिमिट में तो सिर्फ चेयरमैन होगा, जो अगर उनमें से कर देता है तो 2 हो जाएंगे, अगर दोनों कर देते हैं तो फिर एक चेयरमैन मिला के 3 हो जाएंगे। टोटल ये 3 लोग जो हैं वो आर्बिट्रेशन काउंसिल हो। इनमें एक भी रह सकता है चेयरमैन, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ये इनकी तादाद है। नेक्स्ट, चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ ए यूनियन काउंसिल, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड or municipal committee or any officer authorized by the government to discharge the functions of the chairman under the ordinance। ये सारे लोग जो इन्होंने गिनवा दिए हैं ये इनमें से कोई भी चेयरमैन हो सकता है। जैसे अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के बाद, ये गवर्नमेंट के बाद नून लीग वाली जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने पहले मुशर्रफ दौर में होते थे नाजिम और नैब नाजिम, तो अब इन्होंने कर दिए हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अब वो भी ख़त्म हो गए हैं, अब यूनियन काउंसिल ही डिज़ॉल्व कर दिए। तो अब जो है वो चेयरमैन होगा, वो इलेक्टेड चेयरमैन इनका था, वोट के ज़रिए आया है। वाइस चेयरमैन भी इलेक्टेड होता था। उसके अलावा जो है वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन तो वो हो गया। अगर वो नहीं है, अब जैसे डिज़ॉल्व हुए में है, फिर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कमेटी का कोई नुमाइंदा जो होगा, या इसके लिए कोई भी अगर गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हुआ है किसी को कि आप चेयरमैन के आर्जी तौर पर जो है वो इख्तियारात आप सर अंजाम देंगे, तो वो आर्बिट्रेशन का चेयरमैन समझा जाएगा। And where the chairman is a non-Muslim or he himself wishes to make an application to the arbitration council or is owing to illness or any other reason unable to discharge the functions of the chairman,
अब ये कह रहे हैं कि इन सूरतों में अगर चेयरमैन जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो मुस्लिम मैटर्स तो डिसाइड नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर वो बीमार है तो फिर भी नहीं कर सकता वो, या उसने खुद एप्लीकेशन कोई दी हुई है, जैसे वो खुद दूसरी शादी करना चाहता है, अब उसके लिए तो ज़रूरी आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन लेना, आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे। या जो है वो किसी भी तरीके से अपने काम जो सर अंजाम देने से कासिर है अगर, तो फिर कौन चेयरमैन होगा? द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल सिलेक्ट वन ऑफ इट्स मुस्लिम मेंबर्स एज चेयरमैन। तो बाकी जो लोग उस यूनियन काउंसिल में हैं वो फिर सिलेक्ट करेंगे कि हमारा चेयरमैन कौन है। आमतौर पर जैसे सेशन जज साहब नहीं होते तो उनके नैब कौन होते हैं? एडिशनल सेशन जज वन, जो सीनियर एडिशनल होते हैं वो उनके नैब होते हैं। इसी तरह सीनियर सिविल जज नहीं हो तो उनके जो नैब होते हैं, उनके जो ड्यूटी जज होते हैं वो मोस्ट सीनियर सिविल जज जो होते हैं वो होते हैं। इसी तरह तहसील पे जो है वो जैसे CJ1 है, सीनियर सिविल जज वही होता है CJ1, वो नहीं है तो उससे आगे जो CJ2 होता है वो उसका ड्यूटी जज होता है। इसी तरह इसमें यूनियन काउंसिल में अगर चेयरमैन नहीं है, ये ऊपर जो वजूहात 3-4 बताई हुई हैं उनकी बुनियाद पर चेयरमैन जो है इस आर्बिट्रेशन काउंसिल को हेड नहीं कर सकता, तो फिर वाइस चेयरमैन आमतौर पर आएगा, वो इसकी जगह पे आ जाएगा। इसके अलावा भी आर्बिट्रेशन काउंसिल हो सकती है, चेयरमैन को यूनियन काउंसिल कोई और भी बंदा दे सकती है अपने नुमाइंदों में से, कोई सेक्रेटरी, जैसे 3-4 सेक्रेटरी भी होते हैं, 3 सेक्रेटरी होती हैं यूनियन काउंसिल में, उनको दे सकती है चेयरमैन के तौर पर नाम उस मैटर के लिए। ये क्लियर हो गया चेयरमैन कौन होता है और आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है पहले पाकिस्तान का था, अब इन्होंने अमेंड कर दिया, गवर्नमेंट मींस द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, चूँकि 18वीं तरमीम में सूबों को भी अब इख्तियार मिल गया है कि वो अमेंड कर सकते हैं, तो इन्होंने अब पंजाब कर दिया है। था ये ओरिजिनली फेडरल लॉ, अब ये प्रोविंशियल बन चुका है, या फेडरल लॉ को इनकी एप्लीकेशन उन्होंने प्रोविंशियल लेवल तक कर दिया। प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उनको प्रिस्क्राइब कहेंगे। आगे यूनियन काउंसिल क्या है उसकी डेफिनेशन है ई में। यूनियन काउंसिल मीन्स ए यूनियन काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, ए यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज लोकल गवर्नमेंट्स इन ए लोकल एरिया any other comparable body constituted under any law relating to the local government or local authorities। ये सारे जो इन्होंने गिनवा दिए हैं इदारे कह लें आप, बॉडीज़ कह लें, ये सारी यूनियन काउंसिल की डेफिनेशन में आते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर देहात है, गांव है, तो वहाँ यूनियन काउंसिल होती हैं। शहर है तो वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं। इसी तरह कैंट है तो कैंट के अपने सारे बाई लॉज होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी अलहदा होती है प्रॉपर्टीज़ की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलहदा होती है, उनकी सारी वर्किंग अलहदा होती है कैंट की। तो कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल होगा अगर फ़ौजियों से रिलेटेड कोई उनके जो हैं फैमिली मैटर्स हैं। इसी तरह यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी शहरी जो होती है लोकल लिमिट्स उनके लिए है। ये सारी चीज़ें अगर वो कहते हैं इनकी एब्सेंस में अगर कोई भी नहीं है तो कोई भी जो इदारा उसको डिक्लेयर किया जा सकता है, बॉडी को डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये यूनियन काउंसिल है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जामे और कम्प्रीहेंसिव और ब्रॉड डेफिनेशन कर दिया यूनियन काउंसिल की। अब मेनली यहाँ पे हमें 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत थी जो कि इजीली हमने कोशिश की है कि उसको कम्प्रीहेंड करें। एक आर्बिट्रेशन क्या होगी, एक चेयरमैन क्या होगा, कौन होगा आर्बिट्रेशन काउंसिल का, और तीसरा यूनियन काउंसिल क्या होगी। ये 3 मेन चीज़ें हैं। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। ये होते हैं कि ये जो भी स्पेशल लॉ होता है ना वो दूसरे जो भी लॉ होते हैं उन पे ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट रखता है। ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट ये होता है कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है इंटरप्रिटेशन का कि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रीवेल्स ऑन जनरल लॉ, कि कोई भी जनरल लॉ है तो उस पे ये जो है लॉ ये प्रीवेल करेगा। मिसाल के तौर पर फैमिली कोर्ट एक्ट है, दूसरे इसमें लॉ हैं, फैमिली कोर्ट रूल्स हैं, या और कोई लॉ कह लें, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है, इस तरह के बाकी जो लॉज हैं ये लॉ उन सब पे जो है प्रीवेल करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट उनकी हद तक है। सब्सटेंटिव लॉ ये है। फैमिली कोर्ट एक्ट तो जस्ट प्रोसीजर बताता है, तो ये उन लॉज पर प्रीवेल करेगा चूँकि ये स्पेशल लॉ है, तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी लॉ, कस्टम
or usage, and the registration of Muslim marriages shall take place only in accordance with those provisions. कि तमाम जो शादियां होंगी, जो निकाह होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, कोई भी जो रस्म और रिवाज हैं वो कोई और ला है, वो सब के सब इसके मुताबिक ढल जाएंगे, इसके मुताबिक ही उनकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, इसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मुल्क का, उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं कि वो सबसे बड़ा लॉ है, बाकी सारे लॉज जो हैं उसके अंडर आते हैं, और सुपीरियॉरिटी जो है, सुप्रीमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को है। इसी तरह फैमिली लॉज में इस एक्ट को, इस ऑर्डिनेंस को, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को सुप्रीमेसी हासिल है बाकी तमाम लॉज पर। सेकंड इसका 2 है सब सेक्शन, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, कोई भी शक दूर करने के लिए, it is hereby declared that the provisions of the Arbitration Act 1940, the Code of Civil Procedure, and any other law regulating the procedure of court shall not apply to any arbitration council. वो कहते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है ना तो उस पर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का अप्लाई करेगा और ना ही CPC अप्लाई करेगा। उसने कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करनी, या वो सारी चीज़ें, प्लेंट नहीं लेनी, रिटन स्टेटमेंट नहीं लेना, विटनेसेस को नहीं समन करना, वो एक समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी जो कोर्ट करती है, उसको एज अ कोर्ट मतलब स्टेटस नहीं दिया जाएगा आर्बिट्रेशन काउंसिल के डिसीजन को या उसकी प्रोसीडिंग को। सक्सेशन है सेक्शन 4, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, और इसको वैसे फेडरल शरीयत कोर्ट ने अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम भी मेरे ख्याल में इसको करार दिया हुआ है। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोजिटस, प्रोपोजिटस ये बंदा जिंदा है और उसका कोई जो है वो बेटा या बेटी फौत हो गया, एक बंदा जिंदा है, उसका कोई बेटी या बेटा फौत हो गया, बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, उसकी विरासत खुलने से पहले, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ़ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ सक्सेशन ओपन्स, उसके अगर कोई बच्चे हैं जिंदा, कोई बेटा है या बेटी है, यानी कि एक बंदे के जो नवासे नवासियाँ या पोते पोतियाँ हैं उनकी बात हो रही है, shall per strips receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. वो कहते हैं वो जो नवासे नवासियाँ हैं वो अपनी वालदा का हिस्सा लेंगे, इससे ये जो प्रोपोजिटस है जो अब फौत होगा, हुआ है या होगा, और जो पोते पोतियाँ हैं वो भी इससे हिस्सा लेंगी, क्योंकि वो अपने बाप का हिस्सा लेंगे पोते पोतियाँ जो है, और नवासे नवासियाँ जो है वो अपनी माँ का हिस्सा लेंगी इससे, ये जो प्रोपोजिटस है। ये क्लियर हो गया कि इसमें इस लॉ ने, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस ने 1961 वाले ने, इसने नवासे और नवासियों का और पोते पोतियों का विरासत का हक जो है उसको एस्टेब्लिश किया है। यानी कि ये नाना से भी ले सकते हैं और दादा से भी ले सकते हैं, जो नाना या दादा छोड़ के फौत हुआ हो, नाना से जो उनकी वालदा का हिस्सा मिलना था नाना की बेटी होने की वजह से, और दादा से जो उनके वालिद का हिस्सा मिलना था वालिद के बाप होने की वजह से। इसको ये क्लियर हो गया है। सक्सेशन सेक्शन 4 है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये याद होना चाहिए, अक्सर इसमें दावे भी आते हैं इसके तहत। 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, कि जो निकाह होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कहाँ होगी। एवरी मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। 1961 से पहले शायद निकाह रजिस्ट्रार भी नहीं होते थे, निकाह भी रजिस्टर नहीं होते थे, ना उनकी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन 1961 में जब ये ज़बानी निकाह भी हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर जाके करवाना ज़रूरी होता है रजिस्टर। 1961 के बाद इस लॉ में ये कंपलसरी करार दे दिया गया कि जो भी शादी और निकाह होगा वो इस एक्ट के तहत अब रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं कराता तो आगे इन्होंने पेनल्टी भी दी हुई है उसकी।
1961 याद रखना, 1961 के बाद हर निकाह का रजिस्टर होना ज़रूरी है। पहले ज़रूरी नहीं था, ज़मानी निकाह भी हो जाते थे, नहीं भी होते थे रजिस्टर, कुछ हो भी जाते थे रजिस्टर, अब ज़रूरी है। 2. For the purpose of registration of marriages under this ordinance, the Union Council shall grant licenses to one or more persons to be called nikah registrars. अब जो है इस मकसद के लिए, चूँकि अब 1961 के बाद हर निकाह रजिस्टर होना है, तो वो कहाँ रजिस्टर होगा? उसके लिए हर यूनियन कौंसिल में एक निकाह रजिस्ट्रार होगा और बाकायदा लाइसेंस याफ्ता वो होगा, कम अज़ कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ मौज़े होते हैं यूनियन कौंसिल में, जितने 8-10 मौज़े हैं अलहदा भी हो सकते हैं उनके रजिस्ट्रार, इनके कम अज़ कम एक रजिस्ट्रार होना वहाँ पे ज़रूरी है हर यूनियन कौंसिल में, जो कि निकाह को रजिस्टर करेगा। एवरी मैरिज नॉट सोलमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार शैल, कि हर वो शादी निकाह जो कि निकाह रजिस्ट्रार ने नहीं सोलमनाइज करवाया, नहीं पढ़ाया, नहीं दर्ज किया, for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage. वो कहते हैं अगर इस निकाह रजिस्ट्रार ने कोई भी शादी या निकाह नहीं सोलमनाइज करवाया, नहीं पढ़ाया, लेकिन जिसने भी पढ़ाया है वो इसको रिपोर्ट करेगा, निकाह रजिस्ट्रार के पास दर्ज करवाएगा, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आमतौर पर मस्जिदों के जो इमाम होते हैं, हाफिज़ होते हैं, वो भी पढ़ा देते हैं निकाह तो, लेकिन वहाँ पे जाके निकाह रजिस्ट्रार के पास जो जाके है वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा हर निकाह। 4 इसका व्हेन हूएवर कंट्रावीन्स, अब ये पेनल्टी आ रही है कि जो निकाह नहीं रजिस्टर होगा उसकी क्या पेनल्टी होगी। हूएवर कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3, यानी कि जो नहीं करवाता, रिपोर्ट नहीं करता, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। कि जो निकाह पढ़ाता है और उसको जाके निकाह रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाता तो उसकी पेनल्टी है 1000 रुपये जुर्माना या 3 माह सज़ा, उसकी कैद या दोनों। 5. The form of nikah-nama, the registers to be maintained by nikah registrars, the records to be preserved by union councils, the manner in which marriages shall be registered, and copies of nikah-nama shall be supplied to the parties, and the fees to be charged therefore shall be such as may be prescribed। अब ये कह रहे हैं वो निकाह नामा जो होगा उसका एक प्रिंटेड फॉर्म होता है और 4 उसके पर्त होते हैं, 4 कॉपीज़ होती हैं। एक कॉपी जो है वो दूल्हा को दी जाती है, ब्राइड ग्रूम को, एक कॉपी ब्राइड को दी जाती है, दुल्हन को, एक कॉपी निकाह रजिस्ट्रार अपने पास रखता है और चौथी कॉपी यूनियन कौंसिल में जाके जमा करवानी होती है, जो सेक्शन 3 बता रहा है कि अगर उसने नहीं भी पढ़ाया, उसने पढ़ाया है, दर्ज जाके निकाह रजिस्ट्रार के पास ही करवाना होता है। अगर वो निकाह रजिस्ट्रार उसके पास नहीं है लाइसेंस तो फिर वो जाके उधर करवाएगा। अगर वो खुद उसने पढ़ा दिया है निकाह रजिस्ट्रार ने तो फिर वेल एंड गुड, वो अपने पास ही दर्ज कर लेगा। तो निकाह नामा के बता रहे हैं, एक परफार्मा होता है, प्रिंटेड फॉर्म होता है, और रजिस्टर भी इसी तरह होता है। वो बड़ा रजिस्टर एक होता है, उसमें ये पर्त लगे होते हैं, एक ही नंबर से 4 कॉपीज़ लगी होती हैं, फिर दूसरे नंबर से 4 कॉपीज़, 4 पर्त, पेजेस को पर्त करने हैं, सफ़े, और वो रिकॉर्ड के लिए होते हैं। यूनियन कौंसिल में भी एक कॉपी जाती है, एक निकाह रजिस्ट्रार अपने पास रखता है, एक मियाँ हस्बैंड को और एक वाइफ को, और ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होते हैं। ये सब सेक्शन 5 ये निकाह नामे के बारे में है। 6 सब सेक्शन 6 एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ, अच्छा ऊपर 5 में ये भी है कि वो फीस भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड होगी निकाह रजिस्टर करने की। 6 एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी इफ एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल द रिकॉर्ड प्रिजर्व अंडर सब सेक्शन 5 और obtain a copy of any entry therein। अब ये कॉपीज़ जो हैं निकाह नामे की लेना, सर्टिफाइड कॉपी यूनियन काउंसिल से जारी होती है, वो इस सेक्शन के तहत ली जाती है, सब सेक्शन 6 और सेक्शन 5। कोई भी बंदा जो है वो यूनियन काउंसिल में जाकर
वो मुलाजा भी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है निकाह नामा अपना, और उसकी कॉपी भी ले सकता है जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस दे के। प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस क्या 100-200 रुपये होती है, पता नहीं वो 1000 भी ले लेते हैं। ये हो गया निकाह रजिस्टर करने का, मैरिज रजिस्टर करने का पूरा प्रोसीजर, सेक्शन 5 जो है। सेक्शन 6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी तक हमने 4, 5 और 6, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 6 भी। इसमें वो सेकंड मैरिज वाला आएगा, परमिशन वाला। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी होता है एक से ज़्यादा शादी करना। मर्द जब एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं। अगर औरत एक से ज़्यादा शादी करती है, इस्लाम में तो ये जायज़ नहीं है, उसको बिगमी कहते हैं। बिगमी, क्रिश्चियन या ज्यूज़ शायद करते हो बिगमी, BAGAMY, बिगमी। औरत जब ज़्यादा शादी करती है, एक से ज़्यादा। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या है? सब सेक्शन 1 है सेक्शन 6 का। नो मैन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मैरिज shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract an other marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। पहला तो ये 2 पार्ट इसके अब हो गए हैं। पहला पार्ट ये है कि कोई भी आदमी जो है वो अपनी पहली शादी अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी उस आर्बिट्रेशन कौंसल की परमिशन के बगैर जो है नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है सब लोगों के दरमियान। वो कहते हैं जी पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली। पहली बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। आर्बिट्रेशन काउंसिल की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। 3 लोग उसमें शामिल होते हैं, चेयरमैन, एक फीमेल जो बीबी है, वाइफ है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा हस्बैंड का रिप्रेजेंटेटिव। हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी करनी है तो वो जाके चेयरमैन जो है यूनियन काउंसिल का, उसको जाके एप्लीकेशन देगा कि मुझे परमिशन दी जाए। और ये परफार्मा होता है, प्रिंटेड परफार्मा होता है, उसके ऊपर पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं आपने क्या क्या, और रीज़न लिखनी होती है क्या रीज़न है। आमतौर पर वो लिख देते हैं जी कि मेल बेबी नहीं हो रहा, बॉय बेबी नहीं हो रहा, उस वजह से वो आमतौर पर। तो ये इसमें 2 चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक ये कि कोई भी आदमी जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन, और वो भी इन राइटिंग, उसकी तहरीरी आर्बिट्रेशन काउंसिल की तहरीरी परमिशन के बगैर दूसरी शादी अपनी पहली शादी की मौजूदगी में नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि अगर कोई कर भी लेता है इन कंट्रावेंशन टू दिस ऑर्डिनेंस, वो दर्ज नहीं की जाएगी। यहाँ तो दर्ज भी हो जाती है, वो निकाहनामा लेके आके पेश करते हैं, ये देखें जी इसने दूसरी शादी की हुई है, परमिशन ली नहीं है। तो वो बल्कि उसमें लिखा होता है कि मुझसे परमिशन लिया, आपको तो किसी ने ला ने इजाज़त नहीं दी, आपसे क्यों परमिशन लेता है? कोई आपको इजाज़त है ही नहीं। वो बीबी ने लिखा होता है या वकील ने लिखा होता है कि पहली बीबी जो थी उससे परमिशन नहीं ली, उसकी परमिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। ये एक चीज़ क्लियर रखनी है। ये बड़ा टेक्निकल किस्म का है कि आर्बिट्रेशन से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, पहली बीवी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कि अगर किसी ने कर भी ली है तो वो दर्ज नहीं होगा यूनियन काउंसिल में। दूसरा निकाह चूँकि परमिशन के बगैर हुआ है, अगेंस्ट लॉ हुआ है वो। इसका सब सेक्शन 2 है। एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन। यही मैंने पहले कहा कि चेयरमैन को परमिशन लेनी है तो चेयरमैन को एप्लीकेशन देगा वो हस्बैंड, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये प्रिस्क्राइब प्रिंटेड परफार्मा होता है, उसमें लिख के दे देगा ये चीज़ें हैं। टुगेदर विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, उसके ऊपर फ़ी भी लगाएगा, पे करेगा फ़ी। एंड शेल स्टेट रीजंस फॉर द प्रोपोज्ड मैरिज, कि वो दूसरी शादी प्रोपोज होता है जो काम करने वाला हो, वो प्रोपोज्ड उसको कहते हैं, जिसका मंसूबा बनाया गया हो, कि वो ये प्रोपोज्ड मैरिज क्यों करना चाहता है, इसकी रीजंस भी देगा। और शेल का वर्ड है, मैंडेटरी है, रीज़न देना ज़रूरी है। एंड वेदर द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स हैज़ बीन obtained thereto, और इसमें ये भी लिखेगा कि मैंने अपनी बीवी से परमिशन ले ली है दूसरी शादी की या नहीं ली, जो भी रीज़न है वो भी लिखेगा उसमें। 2A, द निकाह रजिस्ट्रार और द पर्सन हु solemnizes a nikah shall accurately fill all the columns of the nikah form with specific answers of the bride or the bridegroom। दुल्हा और दुल्हन के तमाम जो भी उसमें कॉलम दिए गए हैं उनको मुकम्मल तौर पर एक एक चीज़ जो है वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो फिल करेगा। कोई कॉलम जो है वो अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, अनफिल्ड नहीं छोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट है 3 इसका सब सेक्शन, ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2, वो जो चेयरमैन को उसके एप्लीकेशन देनी हस्बैंड ने दूसरी शादी की इजाज़त के लिए, द चेयरमैन शैल आस्क द एप्लीकांट एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स ईच टू नॉमिनेट ए रिप्रेजेंटेटिव। चेयरमैन वो एप्लीकेशन आई है तो उस पर वाइफ को या ज़्यादा उसकी पहले वाइफ्स हैं तो उनको नोटिस जारी कर देगा कि आप आएँ और अपना हमें नुमाइंदा दें, रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें अपना, ताकि हम आर्बिट्रेशन काउंसिल कंस्टिट्यूट करें। फिर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो होगी वो फैसला करेगी कि इसको इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। द चेयरमैन शैल आस्क द एप्लीकांट and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions if any as may be deemed fit the permission applied for। अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल ये मुनासिब समझती है और वो सेटिस्फाई होती है जो प्रोपोज्ड मैरिज है उसके लिए जो रीज़न दी हुई है हस्बैंड ने, तो फिर वो परमिशन ग्रांट कर सकती है। और ये सब्जेक्ट टू कंडीशन भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है ये परमिशन, और ये डिस्क्रेशन है आर्बिट्रेशन काउंसिल की। ज़रूरी नहीं है कि उसने ये इजाज़त देनी है, वो इजाज़त नहीं भी दे सकता, वो एप्लीकेशन उसकी खारिज भी कर सकते हैं हस्बैंड की। 4, इफ़ ए पर्सन कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ, अब ये बता रहे हैं ये जो ऊपर सारी प्रोविजंस हैं उनकी अगर कोई कंट्रावेंशन करेगा तो उसकी पेनल्टी क्या है, ये पीनल क्लास है 4। सब सेक्शन 2A की अगर कोई कंट्रावेंशन करेगा, 2A क्या था जिसमें निकाह रजिस्ट्रार पूरे कॉलम फिल नहीं करता निकाह नामे के, उसको क्या सज़ा है। Subsection 2A, he shall be punished to imprisonment, simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 rupees। निकाह रजिस्ट्रार अगर सारे कॉलम जो है वो फिल नहीं करता तो उसको 1 माह तक कैद और 25,000 तक जुर्माना होगा। और ये है एंड का मतलब है कि उसको तक रखा गया है, 500 भी हो सकता है, ये नहीं कि लेस देन नहीं रखा, कि उसको 1 माह तक कैद और 25,000 तक जुर्माना उसको अदा करना पड़ेगा निकाह रजिस्ट्रार को। 2 है इसका। सब सेक्शन 3, अगर कोई सब सेक्शन 3 की वायलेशन करता है तो उसका क्या होगा। ही शैल बी punished to simple imprisonment for a term which may extend to 3 months and fine of 100,000 rupees। इसको 3 माह तक कैद और साथ फाइन भी है, शायद फाइन कितना 1 लाख रुपए फ़ाइन होगा। अब इसमें 2 एक्सटेंड नहीं है, ये फिक्स है, 1 लाख तक फ़ाइन होगा जो 3 की जो है वो खिलाफ वर्जी करेगा। 3 में क्या है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई है या उन्होंने बगैर किसी रीज़न के जो है वो कर दिया, या कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं की, चेयरमैन ने उसको इजाज़त दे दिया बगैर सुने मौक़िफ़ लिए, नोटिस जारी नहीं किया वाइफ को, एग्जिस्टिंग वाइफ से इजाज़त नहीं ली, रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट नहीं की, ये सारी चीज़ें ये 3 की कंट्रावेंशन में ये 2 अब सज़ाएँ हो गई इसमें, एक निगाह रजिस्ट्रार की और एक चेयरमैन के लिए जो भी कंट्रावीन करता है इन प्रोसीडिंग को। 5, एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स एन अदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल। अब अगर कोई जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन के बगैर दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी भी कर लेता है तो उसका क्या होगा। A, pay immediately the entire amount of dower whether prompt or deferred due to the existing wife or wives, which amount if not so paid shall be recoverable as arrears of land revenue। कहते हैं कि वो पहले वाली जो बीवी एक हो या ज़्यादा होंगी उनका फ़ौरन जो है वो डावर देने का पाबंद होगा वो हस्बैंड जिसने एक और शादी की है उनकी इजाज़त के बगैर। और वो डावर प्रॉम्प्ट भी हो सकता है और डेफर्ड भी। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो ऑन डिमांड दिया जाए, इंदुल तलब, ऑन यानी कि जिस वक्त बीवी जो है वो तलब करे उसको दिया जाए, वो प्रॉम्प्ट होता है, जिसको मुअज्जल कहते हैं। मीम एन लाम जीम लाम, मुअज्जल मीम एन जीम लाम।
मुअज्जल। और दूसरा डेफर्ड होता है। डेफर्ड की कंडीशन ये है कि वो सिर्फ दो सूरतों में मिलता है, उसको मुवज्जल भी कहते हैं या गैर मुअज्जल भी कहते हैं। मुवज्जल मीम वाव जीम लाम, मुवज्जल या गैर मुअज्जल, यानी कि पहले वाले का के साथ गैर लगा दिया तो वो उसका अपोजिट हो गया, डेफर्ड हो गया। ये दो कंडीशन में होता है, या तो तलाक जब हो जाए या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए, फिर ये पे किया जाता है डेफर्ड जो होता है। डेफर्ड का मतलब यही होता है जो बाद में दिया गया हो या बाद में दिया जाना हो। अब ये है, अगर वो नहीं पे करता तो साथ में ये लिखा हुआ है, ये फिर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवरेबल होगा, जो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था कि कैसे जो है एरियर्स ऑफ लैंड जो है वो रिकवर किए जाते हैं। तो उसके तहत ये रिकवरेबल होगा अगर वो खुद पे नहीं करता हस्बैंड ये डावर। नेक्स्ट है बी, ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट be punishable with the simple imprisonment which may extend to 1 year and with fine of 500,000 rupees। और हस्बैंड को क्या सज़ा होगी जो ये करता है दूसरी शादी बगैर किसी इजाज़त के आर्बिट्रेशन काउंसिल के, कि उसे 1 साल तक, अब मे एक्सटेंड है, 1 साल तक कैद, सिंपल महज कैद, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और साथ एंड लिखा हुआ है और फाइन 5 लाख होना ही होना है, एंड विद फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़। 500,000 रुपीज़ कितने हो गए? 5 लाख। ये हस्बैंड के लिए सजा है, पीनल है, ये सेक्शन 6 में है पॉलीगैमी वाले। ये क्लियर हो गया। 7 तलाक, सब सेक्शन 1 है इसका। एनी मैन हु विशेस टू डिवोर्स हिज वाइफ शेल as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझनी ज़रूरी है, इस्लाम ने कुरान और सुन्नत ने जो हस्बैंड होता है, जो मेल होता है, उसको ये इजाज़त दी हुई है कि उसके लिए कोई तलाक देने का कोई तरीका मुतय्यन नहीं किया। वो किसी तरह भी किसी वक्त भी बीवी को तलाक दे सकता है। उसके लिए कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तहरीरी तलाक देने की भी ज़रूरत नहीं है, ओरल भी तलाक हो सकती है। एक टाइम पे भी 3 दफ़ा वो तलाक दे सकता है, लेकिन ये तलाक बिदई में आता है कि इसको अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि वो फ़ौरन इफ़ेक्टिव हो जाती है और उसमें रजू नहीं हो सकता। इसलिए हुज़ूर पाक ने जो वैसे तो तलाक को मना फरमाया या इसे एक डिसलाइक किया है तलाक को, लेकिन फिर भी वो जो प्रोसीजर है वो ये है कि 1 महीने में एक तौर जिसको कहते हैं वो, उसमें एक तलाक दे दी जाए, फिर इंतज़ार किया जाए 1 महीना और अज़वाजी तल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दी जाए, अज़वाजी तल्लुकात ख़त्म रहें, और फिर तीसरे महीने में तीसरी। तो ये 90 दिन का तकरीबन पीरियड हो सकता है तलाक इफ़ेक्टिव होने में, जो सुन्नत में बताया गया है या हदीस में बताया गया है। वैसे हुज़ूर पाक ने तलाक को डिसलाइक किया है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी जो है वो किसी भी तरीके से अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो वो फ़ौरन ये तलाक देने वाला जो अमल उसका है ये चेयरमैन को के नोटिस में देगा। चेयरमैन को नोटिस दे देगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और ये इन राइटिंग लिख के उसमें देगा। चाहे उसने ओरल तलाक दी है, लेकिन चेयरमैन को वो इन राइटिंग लिख के देगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और जो है उसकी कॉपी भी सप्लाई कर देगा अगर तहरीरी तलाक दी है उसने तो। 2. Whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with imprisonment, simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both। अगर कोई तलाक देकर यूनियन काउंसिल में चेयरमैन को इतला नहीं देता, नोटिस नहीं देता, अगर रिटर्न है तो उसकी कॉपी नहीं देता, यानी कि सब सेक्शन 1 की कंट्रावेंशन करता है, उस पर अमल दरामद नहीं करता, तो उसके लिए जो पीनल सेक्शन वो सब सेक्शन 2 है, उसमें उसको जो है वो 1 साल तक सज़ा है, कैद, और फ़ाइन है। इसमें और है OR, और यानी कि या फ़ाइन है 5,000 या दोनों है, यानी कि कैद भी है और फ़ाइन भी है। 3. Save as provided in subsection 5
इतलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। वो कहते हैं कि सेक्शन 5 जो था, सेक्शन 5 में इन्होंने क्या कहा है, सेक्शन 5 में रजिस्टर करने वाला, जो कैसे रजिस्टर किया जाएगा वो सारा तरीक़ाकार बताया था, निकाह रजिस्टर वाला। जैसे कि तरीका सेक्शन सब सेक्शन 5, अच्छा ये नीचे सब सेक्शन 5 नीचे इसका है, सेक्शन 5 नहीं है इसका, सब सेक्शन 5 है 7 का। उसमें क्या है, पहले उसको पढ़ के फिर वापस इधर आते हैं 3 पे। सब सेक्शन 5 है, इफ़ द वाइफ बी प्रेग्नेंट एट द टाइम तलाक इज़ प्रोनाउंस्ड, अगर तलाक देने के वक्त जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तलाक शैल नॉट बी इफेक्ट until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends, कि या तो वो फिर जैसे पीरियड सबसेक्शन 3 में 90 दिन उन्होंने बताया है। अब 90 दिन कब बताया है, जब चेयरमैन को नोटिस दिया जाता है, चेयरमैन के यानी कि नोटिस में वो तलाक आती है, उससे 90 दिन आगे स्टार्ट होते हैं तलाक को इफ़ेक्टिव होने के लिए। अब वो कहते हैं कि 5 में ये कहते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट है बीबी जिसको तलाक हुई है, तो जो लेटर टाइम होगा यानी कि उस 3 माह को एक्सटेंड कर दिया, मिसाल के तौर पर वो उसकी प्रेगनेंसी 2 माह के लिए थी, तो अब आम तौर पर जो है वो डिलीवरी बेबी की 9 महीने के बाद होती है, तो वो ये वाला जो 90 डेज़ वाला पीरियड है ये अब 7 माह और एक्सटेंड हो गया है। तो उसको यानी कि फ़ायदा देने के लिए वाइफ को, मतलब ये था कि हस्बैंड एंड वाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो रिकनसाइल कर सकें, अपने दरमियान तल्लुकात को रिकन्सिडर कर सकें, बेहतर हो सकता है उनकी सुलह हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट वोमन है तो वहाँ पे तलाक की इफ़ेक्टिव होने के लिए उसकी मियाद जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 3 माह से भी ज़्यादा। अगर वो 1 माह की प्रेग्नेंट है तो उसको 8 माह और मिल जाएंगे तलाक एक्सटेंड होने में। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी पीरियड लेटर होगा, यानी कि वो 90 दिन तो हैं ही। मिसाल के तौर पर ये 8 माह की प्रेग्नेंट है, 1 महीने बाद तो इसका बच्चा हो जाना या उससे पहले भी हो सकता है, तो फिर भी उसको वो 90 डेज़ यानी कि 3 माह का टाइम तो है। और अगर वो प्रेग्नेंट 1 माह की है तो फिर उसको 3 माह वाला टाइम, 90 डे वाला टाइम जो है वो टिल डिलीवरी हो जाएगा। जब उसकी डिलीवरी होगी तो फिर वो इफ़ेक्टिव होगा तलाक। ये यानी कि और फ़ायदा दे दिया गया उसको कि रिकनसाइल मैटर हो सके उनके दरमियान। अब दोबारा 3 पे जाते हैं, सब सेक्शन 3 पे। सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5, कि सब सेक्शन 5 ये जो अभी हमने पढ़ा है कि उसकी डिलीवरी तक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी तलाक अगर वो प्रेग्नेंट है तो। इसके अलावा इतलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर, उससे पहले जो है अगर वो वापस ले ली गई है, रिवोक कर ली गई है, उन्होंने रजू कर लिया, मियाँ बीबी ने रिकनसाइल कर लिया है, एक्सप्रेसली और अदरवाइज़ किसी भी हवाले से, ये तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया चेयरमैन को या ज़बानी तौर पर अपने रिलेटिव्स को, या इस तरह जो भी सूरत हाल है, अदरवाइज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं ओपन, यानी कि इनको छोड़ दिया गया कि किसी भी तरीके से अगर उनके दरमियान रजू हो गया है, वो रिकन्सिलिएशन हो गया है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, शैल नॉट, तो ये इफ़ेक्ट नहीं होगी 90 दिन से पहले। 90 दिन तक अगर कोई उनके पास रजू नहीं हुआ, रिकनसाइल नहीं हुआ उनके दरमियान, फिर ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और ये 90 दिन स्टार्ट कहाँ से होंगे, जब चेयरमैन को नोटिस देगा हस्बैंड, उसके नोटिस में लेके आएगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। ये क्लियर हो गया 3 भी और 5 भी सब सेक्शन। अब आगे चलते हैं 4 पे। विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1, कि वो जो नोटिस उसको दिया चेयरमैन को हस्बैंड ने कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर द चेयरमैन शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, 3 लोग उसमें, एक चेयरमैन, एक बीबी का नुमाइंदा और एक खावंद का नुमाइंदा। तो चेयरमैन जो है 30 दिन के अंदर अंदर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ए रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ के दरमियान रिकन्सिलिएशन करवाने के लिए, राजीनामा करवाने के लिए, सुलह सफाई करवाने के लिए चेयरमैन जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी
टू ब्रिंग अबाउट सच रिकन्सिलिएशन। आर्बिट्रेशन काउंसिल अपनी तरीके से, भरपूर तरीके से कोशिश करेगी, अपने हर जो अपने इख्तियार है, हर तरीका इस्तेमाल करके ये कोशिश करेगी कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान रिकन्सिलिएशन करवा दें। 5 हमने पहले पढ़ लिया है कि वो वाइफ का एक्सटेंड हो जाएगा पीरियड उसकी डिलीवरी तक अगर वो प्रेग्नेंट है तो। 6 नथिंग शैल डिबार ए वाइफ हुज मैरिज हैज़ बीन टर्मिनेटेड by talaq effective under this section from remarrying the same husband without any intervening marriage। intervening marriage होता है वो जो जिसको हलाला कहते हैं, with a third person unless such termination is for the third time so effective। इसमें ये कहते हैं, पहले ये होता था कि अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी है तो वो फिर जो वाइफ होती है वो उसको किसी दूसरे शख्स से शादी करना होती थी और फिर उसके बाद तलाक लेके फिर अपने पहले वाले हस्बैंड से वो शादी कर सकती थी। इस सारे प्रोसेस को हलाला कहा जाता था। अब ये कंसेप्ट हलाला वाला जो है, इंटरवीनिंग मैरिज इसको कहते हैं, ये ख़त्म हो गया। इसमें सब सेक्शन जो है, सब सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है उसमें सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि इंटरवीनिंग की ज़रूरत नहीं है मैरिज की। अगर उसको तलाक हो भी गया है तो वो दोबारा भी निकाह कर सकती है। यानी कि अब हम ऊपर जो क्लास 3 में हमने पढ़ा कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस होने की जो मुद्दत होगी वो 90 डेज़ होगी, और 90 डेज़ स्टार्ट कहाँ से होंगे, जब हस्बैंड ने चेयरमैन यूनियन काउंसिल के नोटिस में ये बात लाई है, वहाँ से 90 डेज़ स्टार्ट हो गया। या अगर 5 में हमने पढ़ा सब सेक्शन में कि अगर बीबी जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी तक भी वो तलाक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अब 6 में हम आए हैं तो 6 ये कहते हैं कि वो तलाक अगर इफ़ेक्टिव हो गई है, मिसाल के तौर पर वो उसकी डिलीवरी होगी, अगर वो प्रेग्नेंट थी या प्रेग्नेंट नहीं थी तो 90 डेज़ गुजर गए हैं और वो तलाक इफ़ेक्टिव हो गया, उसके बाद भी पहले की तरह अब जो है वो हलाला की ज़रूरत नहीं है, किसी इंटरवीनिंग मैरिज की ज़रूरत नहीं है। वो बीबी दोबारा भी उससे अपने पहले हस्बैंड से निकाह कर सकती है। इसके लिए निकाह दोबारा किया जाएगा, दोबारा निकाह पढ़ा जाएगा। अगर उस पहले इफ़ेक्टिव होने से पहले उन्होंने रिकनसाइल कर लिया, रजू कर लिया, तो फिर दोबारा निकाह नहीं पढ़ा जाता। ये डिफरेंस है इसमें। अब दोबारा वो निकाह कर सकती है और इंटरवीनिंग मैरिज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं अगर 3 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि उसी हस्बैंड ने उसी वाइफ को 3 दफ़ा तलाक दे दी है, यानी कि 1 दफ़ा तलाक दे दी, उसकी इफ़ेक्टिव तलाक के होने से पहले इन्होंने रिज्यू कर लिया, रिकनसाइल कर लिया, मैटर वापस आ गए, ठीक है, फिर कोई मैटर ऐसा हुआ, फिर उसी हस्बैंड ने उसी अपनी वाइफ को दोबारा तलाक दे दी, फिर वो टाइम स्टार्ट उनका चल रहा था इद्दत वाला जो कह लें, उसमें के दौरान फिर इनकी रिकन्सिलिएशन हो गई, तो फिर ये इन्होंने रजू कर लिया, फिर ये आबाद हो गई बीबी, फिर अब अपना वो उनका सिस्टम चल गया अपना घरेलू ज़िंदगी का। अब तीसरी दफ़ा फिर उसी हस्बैंड ने उसी वाइफ को तलाक दी है। अब जब तीसरी दफ़ा तलाक दी है और वो इफ़ेक्टिव हो गया, यानी कि 90 डेज़ गुजर गए हैं, फिर वहाँ पे इंटरवीनिंग मैरिज होगी, वहाँ पे हलाला होगा और दोबारा वो उसके अलावा जो है अपनी पहले वाली वाइफ से नहीं कर सकेगा निकाह। 2 चांस दिए हैं, 2 चांस में वो बगैर हलाला के दोबारा निकाह कर सकता है अगर तलाक इफ़ेक्टिव हो गया। तीसरी दफ़ा जो है वो इंटरवीनिंग मैरिज फिर होगी। अब ये उसकी इसमें एक बताया है कि उसको हार्श भी बनाया है ताकि ऐसे वो खेल ही ना समझे ना कि तलाक दे दी कभी, फिर रजू कर लिया, फिर तलाक दे दी, फिर रजू कर लिया, तो इसलिए ये रखा गया है। 3rd टाइम अगर होगा तो फिर उसमें जो है वो टर्मिनेशन इफ़ेक्ट हो जाएगी, हलाला भी आ जाएगा फिर उसमें। 8 इसका सेक्शन है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज अदरवाइज दैन बाय तलाक, कि तलाक के अलावा भी कोई किसी तरीके से तलाक हो सकती है, मैरिज डिज़ॉल्व हो सकती है। वेयर द राइट टू मैरिज हैज़ बीन ड्यूली डेलीगेटेड to the wife and she wishes to exercise that right, or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provisions of section 7 shall mutatis mutandis and so far as applicable apply।
इसमें अब ये तलाक़ तफवीज़ के बारे में बताया गया है। डेलीगेटेड पावर्स जो होती हैं डिवोर्स देने की, बाज़ औक़ात वो हस्बैंड भी निकाह नामे के अंदर एक कॉलम बना होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि मेरी वाइफ जो है उसको भी मैं इख्तियार देता हूँ कि वो मुझे तलाक़ दे सकती है। ऐसी सूरत में अगर वो हक़ तलाक़ का तफवीज़ कर दिया है तो उस पर भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही अप्लाई करेंगी जो सेक्शन 7 में बताई गई हैं कि उसी तरह जो है वो चेयरमैन काउंसिल को फिर वाइफ जो है वो इतला देगी अपना फ़ौरन ही, अगर उसने हस्बैंड को तलाक़ दे दी है, आगे फिर सारा वही सेक्शन 7 वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे औरत जो है वो मर्द को तलाक़ देगी। म्यूटेटस का मतलब है सिमिलरली वही सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा जैसे मर्द अगर औरत को तलाक़ देता है। तो ये सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 9 है मेंटेनेंस का, नान नफ़का ख़र्चा, नान नफ़का मेंटेनेंस। ये कुरान पाक में भी है कि हस्बैंड जो होगा वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का पाबंद होगा। तो ये सेक्शन भी अब है इसमें एक्ट ऑर्डिनेंस में। सेक्शन 9 है मेंटेनेंस का। 1 है सब सेक्शन इसका, इफ़ एनी हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडिक्वेटली मुनासिब तरीके से, अगर कोई भी हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मुनासिब तरीके से ख़र्चा ना नफ़का नहीं देता, और वेयर देयर आर मोर वाइफ्स दैन वन फेल्स टू मेंटेन देम इक्विटेबली, अगर एक से ज़्यादा उसकी बीवियां हैं तो वो उनके दरमियान बराबर का बर्ताव नहीं करता, द वाइफ और ऑल और एनी ऑफ द वाइफ्स में, वो तमाम उसकी बीवियां या उनमें से कोई ऐसी बीवी जिसके साथ वो बराबर का बर्ताव नहीं करता, बराबर का सलूक नहीं करता, मे इन एडिशन टू सीकिंग एनी अदर लीगल रेमेडी अवेलेबल अप्लाई टू द चेयरमैन हु शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब वो वाइफ जो है वो भी मेंटेनेंस लेने के लिए चेयरमैन काउंसिल को दरख्वास्त दे सकती है, चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को। अब ये मैटर, पहले वो तलाक वाला मैटर हमने किया, शुरू में जो है वो हमने दूसरी शादी वाला एक मैटर किया कि वो रेफ़र होता है, फिर तलाक वाला मैटर, अब ये तीसरा मैटर रेफ़र हो रहा है चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को। ये है मेंटेनेंस का, कि मेंटेनेंस के बारे में भी चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ही होगी ना, वो तो चेयरमैन और 2 मेंबर तीनों पे मुश्तमिल होती है। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो डिसाइड कर सकती है कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को कितनी मेंटेनेंस दे सकता है। इन एडिशन टू सीकिंग एनी अदर रेमेडी, इसके अलावा भी अगर वो बीबी जो है वो कोई रेमेडी और लेना चाहे तो वो भी ले सकती है, बाहर नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसी के पास ही जाएगी चेयरमैन के पास, वो कोर्ट में भी आ सकती है, वो बाहर नहीं किया गया कोर्ट में आना उसका। अप्लाई टू चेयरमैन हु शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल टू डिटरमिन द मैटर। चेयरमैन, जो भी मैटर चेयरमैन के पास आएगा, चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और आर्बिट्रेशन काउंसिल कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी सेक्शन 2 में, कि एक बीबी का नुमाइंदा बुलाया जाएगा और एक हस्बैंड का नुमाइंदा बुलाया जाएगा और एक चेयरमैन होगा। ये 3 लोग होंगे, ये फैसला करेंगे। मेजॉरिटी डिसीजन होगा, 2 एक तरफ तो होंगे ना। अब जो भी फैसला होना है, हाँ या ना में होना है, जितना भी होना है वो 2 लोगों ने कम अज़ कम करना है। तो मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल करेगा, जिस तरफ 2 होंगे वही फैसला होगा उसका, आर्बिट्रेशन काउंसिल का। यानी कि चेयरमैन इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। अगर वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी पार्टी की भी साइड लें तो जो फैसला चेयरमैन ने करना है वो किसी एक पार्टी के हक में ही होना है, वही फाइनल फिर होगा जब वो मेजॉरिटी हो जाएगी जिस तरफ चेयरमैन जाएगा। अप्लाई टू द चेयरमैन हु शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल टू डिटरमिन द मैटर एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल मे इशू ए सर्टिफिकेट specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो सारे मैटर्स को देखभाल के एक सर्टिफिकेट जारी करेगी और उस सर्टिफिकेट में अमाउंट लिख देगी कि इतनी अमाउंट जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को देने का पाबंद है। यानी कि वो फैसला होगा, वो जो सर्टिफिकेट जारी होगा वो फैसला होगा आर्बिट्रेशन काउंसिल का। 1A, इफ़ फादर फेल्स टू मेंटेन हिज चाइल्ड, अगर कोई बाप अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता तो द मदर और ग्रैंड मदर ऑफ द चाइल्ड में, अब उसकी बच्चों की माँ या उसकी नानी भी बच्चों की, इन एडिशन टू सीकिंग एनी अदर लीगल रेमेडी, बाकी रेमेडी भी अगर उन्होंने सीख करनी है तो उसके साथ ये भी कर सकती है सीख। अप्लाई टू द चेयरमैन, ये भी चेयरमैन को दरख्वास्त दे सकती है उसकी वालदा या बच्चों की नानी या बच्चों की वालदा,
shall apply to the chairman who shall constitute an arbitration council। अब ये चौथा मैटर आ गया, बच्चों का खर्चा। आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास हमने कितने मैटर टोटल अभी तक पढ़ लिए? पहला दूसरी शादी की परमिशन लेने के लिए, दूसरा तलाक देने के लिए, अब तीसरा बीवी का खर्चा, बीवी जो क्लेम करती है, और चौथा हमने अब ये पढ़ा है कि बच्चों का खर्चा लेने के लिए बीवी जाएगी या बीवी की वालदा बच्चों की नानी जाएगी, चेयरमैन को दरख्वास्त देगी। Apply to the chairman who shall constitute an arbitration council, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by the father as maintenance of the child। क्या आर्बिट्रेशन उसी तरह जैसे बीवी का खर्चा मुकर्रर करता है, सर्टिफिकेट जारी करता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल जारी करती है सर्टिफिकेट, बच्चों के खर्चे के लिए भी आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। 2. A husband or wife may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer an application for revision of the certificate to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question in any court। कहते हैं ये जो सर्टिफिकेट जारी होगा वो बीबी की मेंटेनेंस के लिए या बच्चों की मेंटेनेंस के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी होगा, इसकी अपील नहीं है, इसकी रिवीजन की जाएगी। अगर कोई भी पार्टी उससे अग्रीव्ड है, वो बीबी भी हो सकती है अग्रीव्ड, वो अगर वो समझे कि खर्चा तो बहुत कम जो है वो दिया गया है, हस्बैंड भी हो सकता है अग्रीव्ड अगर वो समझता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा दे दिया गया है सर्टिफिकेट में, तो वो दोनों जो हैं जो भी अपने आप को अग्रीव्ड समझेंगे वो इसकी रिवीजन कर सकेंगे। चूँकि अपील तो होती नहीं है, फिर रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन किसके पास होगी? कलेक्टर के पास। कलेक्टर आजकल के दौर में कौन है? डीसी, डिप्टी कमिश्नर। कंसर्न एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। कलेक्टर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा और उसके खिलाफ कोई अपील या चैलेंज वो नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। 3. एनी अमाउंट पेएबल अंडर सब सेक्शन 1 और 2, ये जो ऊपर अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल ने डिसीजन किया है वाइफ का या बच्चों का तो वो सब सेक्शन 1 में किया है, और अगर कलेक्टर ने कर दिया है वही बरकरार। अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल के खिलाफ फैसले के खिलाफ जो है वो कलेक्टर के पास रिवीजन हो गया है तो वो फिर फाइनल जो डिसीजन होगा वो कलेक्टर का होगा, वो 2 में आता है सब सेक्शन में। इफ़ नॉट पेड इन ड्यू टाइम, अगर वो हस्बैंड जो है वो उस फैसले की पासदारी नहीं करता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता और ख़र्चा फिर भी नहीं देता अपनी बीवी को या अपने बच्चों को, शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो तरीक़ाकार बताया गया है बकाया जात रिकवर करने के लिए रेवेन्यू वाले, उसी तरीके से ये भी रिकवर किया जाएगा, यानी कि वो अटैचमेंट और सेल वगैरह उसकी प्रॉपर्टी वो तरीका अपनाया जाएगा। इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन में कमिश्नर होता है, ज़िला में डीसी होता है डिप्टी कमिश्नर, तहसील पे एसी होता है, असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं उसको, और कमिश्नर से ऊपर इनका जो है होता है इदारा वो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 4 कैटेगरीज इनकी होती है। जैसे हमारा सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारी ये 4 हायरार्की है, 4 कोर्ट्स हैं। इनका है नीचे भी होते हैं तहसीलदार 1, तहसीलदार 2, एसी, डीसी, कमिश्नर और आगे फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ provided that the commissioner of a division may on an application made in this behalf and for reasons to be recorded transfer any application for revision of the certificate from a collector to any other collector or to a director local government or to an additional commissioner in his division। अब ये वो रिवीजन ट्रांसफ़र करने के बारे में है कि अगर एक कलेक्टर से किसी भी पार्टी ने उसको ट्रांसफ़र करवाना है रिवीजन को, तो वो किसी भी और कलेक्टर को जो है कमिश्नर वो ट्रांसफ़र कर सकता है डिवीजन का। चूँकि डिवीजन में ना आमतौर पर 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो वो ऑप्शन होता है कमिश्नर के पास कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है, कलेक्टर जो है
उस पर किसी पार्टी को एतबार नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं कर रही, या वो समझती है कि ये दूसरी पार्टी सियासी है तो वो अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर लेगी, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये रिवीजन भेज देगा। कमिश्नर जो है, कमिश्नर को रिवीजन ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन कोई भी पार्टी जो है वो दे सकती है। तो वो कमिश्नर दूसरे कलेक्टर को भी भेज सकता है, या किसी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को भी भेज सकता है, या किसी एडिशनल कमिश्नर को भी भेज सकता है उस डिवीजन में। जैसे सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज होते हैं, इसी तरह कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 9। सेक्शन 10 है डावर से मुतल्लिक, डावर हक में वेयर no details about the mode of payment of dower are specified in the nikahnaama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand। हक महर के कॉलम बने हुए हैं निकाहनामा में, और उसमें आम तौर पर जो है ये लिखा जाता है कि ये हक महर, ये डावर जो होगा ये मुअज्जल होगा, ऑन डिमांड होगा। सेम ये लफ्ज़ बता रहा हूँ, मुअज्जल, ऑन डिमांड या प्रॉम्प्ट, ये एक ही चीज़ है। मुअज्जल, ऑन डिमांड या प्रॉम्प्ट, ये सेम है कि डावर जो होगा ये तीन नाम एक ही चीज़ के हैं। ये डावर इन तीन नामों में से एक है, या डेफर्ड, गैर मुअज्जल या मुवज्जल है, ये भी एक नाम है। ये तीन एक नाम है। तो ये अगर उनमें लिखा गया है तो ठीक है, वेल एंड गुड निकाहनामे में। अगर नहीं लिखा गया तो वो ऑन डिमांड तस्वर किया जाएगा, प्रॉम्प्ट तस्वर किया जाएगा, मुअज्जल, मीम एंड जीम लाम, मुअज्जल वाला तस्वर किया जाएगा। यानी कि जब बीबी जो है डिमांड करेगी वो डावर उसको मिलेगा। तो ये डावर के बारे में एक्सप्लेनेशन बता दी गई है कि डावर अगर नहीं लिखा गया, उसकी टाइप नहीं लिखी गई, काइंड नहीं लिखी गई कि मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, तो वो मुअज्जल ही समझा जाएगा, ऑन डिमांड समझा जाएगा। पावर टू मेक रूल्स, द फेडरल गवर्नमेंट in respect of the cantonment areas and the provincial government in respect of other areas may make rules to carry into effect the purpose of this ordinance। कि इस ऑर्डिनेंस को फर्दर जो है इलेबोरेट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, अगर कोई कंटोनमेंट एरिया है तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करेगी, रूल्स बनाएगी इससे मुतल्लिक, और बाकी तमाम एरिया जो है प्रोविंस के, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस ऑर्डिनेंस की। In making rules under this section, such government may provide that a breach of any of the rules shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both। वो जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो कंटोनमेंट एरिया के लिए फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी या बाकी तमाम एरियाज़ के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, उन रूल्स की कोई अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए जो है वो 1 माह तक कैद या जुर्माना 200 रुपये, 200 रुपये जुर्माना या दोनों, ये उसकी सज़ा होगी जो उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। फेडरल गवर्नमेंट कंटोनमेंट एरियाज़ के लिए और बाकी तमाम एरियाज़ के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 3. रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी published in the official gazette and shall thereupon have effect as if enacted in this ordinance। वो जो रूल्स हैं वो ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश होंगे। ऑफिशियल गज़ट दो तरह के होते हैं, एक प्रोविंशियल और एक फेडरल। तो जो भी हैं, अगर कंटोनमेंट एरिया के हवाले से रूल्स हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने फेडरल गज़ट में पब्लिश करेगी। अगर बाकी किसी भी एरिया से मुतल्लिक जो रूल्स बनाए गए हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चूँकि बनाने हैं तो वो प्रोविंशियल गज़ट में उसको पब्लिश करेगी उन रूल्स को। उनका मकसद क्या होता है पब्लिश करने का, ताकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाए और इसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू हो। जैसे हमने कानून शहादत ऑर्डर में भी पढ़ा है इन गज़ट्स के बारे में, ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में, इन डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड के बारे में, कि उनकी जो भी कॉपी भी होगी तो वो जो है उसको एविडेंशियरी वैल्यू हासिल है और वो पर से एडमिसिबल तस्वुर की जाती है। तो ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस कंप्लीट किया है आज हमने।